नमस्कार। मैं एडवोकेट मधुसूदन जाट आज आप सबके समक्ष हमारे नगर श्योपुर में व्याप्त लंबे समय से नगर पालिका के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसी के संबंध में आज हम आप सबके सामने कुछ भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब देख पा रहे हैं काफी लंबे समय से नगर पालिका के द्वारा जो असीमित भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है प्रशासन पर और जो संबंधित कर्मचारी हैं, आखिर क्यों वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसको हम एक सत्ता का दबाव कह सकते हैं? आखिर क्यों इतने बड़े पैमाने पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधियों द्वारा ये भ्रष्टाचार को पनपाया गया है? ऐसा भ्रष्टाचार हमने आज तक की परिषद में कभी नहीं देखा जो इस परिषद में देखने को मिल रहा है। आज उन्हीं कुछ बिंदु पर हम बात करेंगे जिस पर ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबके समक्ष रखी है। आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, आप बारी बारी से अपना प्रश्न रख सकते हैं, उसके एवज में हम आपको सबूतों के साथ जवाब प्रस्तुत करें। सबसे पहले आप अपने जो मुद्दे हैं जो आपने इसमें हमें लिख करके दिए एक बार अपनी तरफ से बता दीजिए, उसके बाद जो हमें सवाल लगेगा वो हम आपसे सवाल पूछ लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हम जिन मुद्दों पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नगर पालिका क्षेत्र में एक लंबे समय से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, जनप्रतिनिधियों का अपमान किया जा रहा है, शहर की विकास, शहर की सफाई व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई हुई है, लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल दूर है और किसी भी तरह की कोई कार्य यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले मुद्दे की हम बात करते हैं नवीन नगर पालिका निर्माण भवन जो किया जा रहा है वो पूरी तरह से घोटाले की भेंट चढ़ चुका है। उसमें बड़ा भ्रष्टाचार नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है। इसकी हम बात करेंगे। दिनांक 8 अक्टूबर को जो रिवीजन माननीय न्यायालय के समक्ष लगी थी टेंडर वोट को लेकर, उस पर 8 अक्टूबर 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसमें अध्यक्ष के समस्त प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। उसके बावजूद भी निरंतर अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा समस्त कार्यों को निरंतर किया जा रहा है, उन सभी सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है जो एक अध्यक्ष को दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं नगर पालिका में जो मूल शासकीय कर्मचारी हैं जिनको साइडलाइन कर आउटसोर्स कर्मचारियों को मुख्य पदों पर बिठाकर एक बड़े भ्रष्टाचार को जन्म दिया जा रहा है, बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष न होने से शहर पर बहुत अनियमितताओं का दौर चल रहा है जिसके प्रभाव शहर पर प्रतिकूल बिल्कुल नहीं है। हाल ही में गणतंत्र दिवस कल ही निकला है, उस पर हमने देखा है कि किस तरीके से परिषद बैठे होने के बावजूद भी जनप्रतिनिधियों का जो अपमान किया गया है, शासकीय कर्मचारियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया है, ये बिल्कुल हमारे पूरे शहर की जनता का अपमान है। इसके बारे में हम बात करेंगे। बात करें अतिक्रमण की। अतिक्रमण नगर पालिका हटा रही है, बड़ी अच्छी मुहिम है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन अतिक्रमण भी गरीबों को देखकर, अमीरों को देखकर पक्षपात कर एक पक्षीय कार्रवाई के तौर पर यह अतिक्रमण की मुहिम चलाई जा रही है। इस पर हम आपके सामने बात करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है जिसको मैं आप सब लोगों के सामने बतौर सबूत रखूंगा, आउटसोर्स कर्मचारियों के नाम पर जो भर्ती की जा रही है उनके अंदर कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ दस्तावेजों में कार्यरत हैं, लेकिन आज दिनांक तक उन्होंने ऑफिस में उपस्थित होकर कोई कार्य नहीं किया है और सैलरी प्रति माह की उनको मिलती जा रही है, लेकिन जो मूल कार्यकर्ता है, जो मूल कर्मचारी है, वो सैलरी के लिए रोड पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नगर पालिका में कुछ दिनों पहले डस्टबिन लगाए गए थे,
उन डस्टबिनों में किस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर हम आपसे बात करें। ये हमारे आज के कुछ मुद्दे हैं। नगर पालिका के अंदर ट्रैक्टर है, जेसीबी है, फायर ब्रिगेड है, टिपर चालक है, उनकी रिपेयरिंग में आप देखिए किस कदर के बिल लगाए गए हैं। हर महीने वहां पर चीजें खराब हो रही है, हर महीने हजारों लाखों के बिल पास किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पे नगर पालिका के द्वारा जो ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है, आज उसी के संबंध में हम आपके सामने ये बात कर रहे हैं और इन सब पुख्ता सबूतों के साथ हम आपको प्रदर्शित करने जा रहे हैं। आपने अभी एक बात बताई थी, कहा था कि कई लोग यहाँ जो संविदा पे रखे हुए हैं, ऐसे कौन कौन से नाम हैं, आप उनके नाम उजागर। जी बिल्कुल, मैं इस पर आप सबको बताना चाहूंगा। नाम तो कई हैं, लेकिन विशेष नाम जो हम इस पर आप सब लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। आप सब लोगों में से अधिकतर लोग उस व्यक्ति को जानते होंगे जो यहाँ पर कार्यरत हैं। हम बात करते हैं सचिन परमार की। पिता का नाम धर्मेंद्र सिंह परमार। ये विगत 2023 से जब से परिषद गठित हुई है तब से परिषद के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ है, लेकिन आज दिनांक तक ये कभी नगर पालिका में जाकर इन्होंने कार्यरत नहीं किया है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर पे पदस्थ है, इसका मतलब ये पूरी तरह से कंप्यूटर के अंदर ऑपरेट करने में निपुण है। हम आपसे कह सकते हैं कि इनसे आप एक हिंदी में लेटर टाइप करा कर देख लीजिए अगर इन्होंने कभी कार्य भी किया हो तो। प्रति माह ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो जो तनख्वाह ले रहे हैं 527 रुपए पर डे के हिसाब से इनको तनख्वाह दी जाती है, जो महीने की 15,810 रुपए प्रति माह की तनख्वाह होती है। लगभग परिषद 10 अगस्त 2022 को गठित हुई थी, उस समय से ये लोग काम कर रहे हैं, तो आज लगभग इनको 40 मंथ काम करते हुए हो चुके हैं। उस हिसाब से पर व्यक्ति 6,32,400 रुपए ये नगर पालिका से शासकीय राशि का गमन कर चुके हैं, लेकिन कार्य इन्होंने आज तक नहीं किया है। क्या अकेले सचिन परमार ही है या इसके अलावा भी और भी लोग हैं? इसके अलावा भी कई लोग हैं। उन लोगों को हम यहाँ नाम न उजागर करते हुए हम सबसे पहले तो इन संबंधित अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं कि या तो तत्काल प्रभाव से इनके नामों को हटाकर इन पर वसूली की कार्रवाई की जाए, अन्यथा इस मामले को हम माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे और वसूली की कार्रवाई कराई जाएगी और उन सभी सबूतों के साथ में हम माननीय न्यायालय में इसको रखेंगे। अभी आपने बात की थी, उसको लेके क्या समझा हुआ है, क्या रेट में खरीदी गई थी? डस्टबिन की हम बात करते हैं तो डस्टबिन में यहाँ पर बड़ा घोटाला किया गया है, जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नगर पालिका वर्षों से चली आ रही है, डस्टबिन पहले भी खरीदे गए हैं, डस्टबिन अब भी खरीदे गए हैं। वर्ष 2019 में जो नगर पालिका में डस्टबिन खरीदे गए थे, नील कमल अच्छी कंपनी आती है जिसके डस्टबिन खरीदे गए थे 1150 रुपए प्रति जोड़ा, 1556 रुपए प्रति जोड़ा, 1748 रुपए प्रति जोड़ा, इस दर से डस्टबिन खरीदे गए थे। मगर उन्हीं डस्टबिनों को जब से 2023 में ये परिषद गठित हुई है, उन डस्टबिनों की रेट बढ़कर जो हुई है वो मैं आपको बताता हूं 9,980 रुपए प्रति जोड़ा, जो कि भोपाल की कंपनी है श्री राम एंटरप्राइजेस जिसके द्वारा खरीदा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं बालाजी एंटरप्राइजेस, इनसे 11,675 रुपए में पर जोड़ा डस्टबिन खरीदा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं शांति इंफोटेक एंड सिक्योरिटी सिस्टम, इन फर्म से 12,000 रुपए प्रति जोड़े में ये डस्टबिन खरीदा गया है। और जितना मुझे जानकारी लगी है, ये जो शांति इंफोटेक जो फर्म है, इसमें मिलकर अध्यक्ष प्रतिनिधि के छोटे भाई सुमित गर्ग द्वारा ये डस्टबिनों की सप्लाई करी गई। अच्छा, इस बार में जो डस्टबिन खरीदे गए लगभग एक बार में जो ये डस्टबिन खरीदे गए 100 के लगभग ये खरीदे गए, लेकिन प्रति जोड़े की जो रेट मैंने आपको बताई वो प्रति जोड़े की रेट है। लेकिन आज कहीं पर भी आपको पूरे शहर में डस्टबिन देखने को नहीं मिले। तो ये डस्टबिन जहां जहां लगाए गए हैं, क्या उनकी जो लोकेशन है वो आपको ज्ञात है? बिल्कुल ज्ञात है। ये कॉलेज पर अपने लगाए गए थे, बाईपास पे लगाए गए थे, इवन अपने भगत सिंह पार्क के बाहर लगाए गए थे और नगर पालिका के समक्ष लगाए गए थे, लेकिन आज आप देखेंगे कहीं पर भी डस्टबिन नहीं। डस्टबिन हर बार 100 की संख्या में ही क्रिएट किए गए, लगभग कभी 50 कभी 100 इस तरीके से ये क्रिएट किए गए हैं और इनको लगाया गया है, लेकिन जमीन स्तर पर कहीं नहीं है, सिर्फ कागजों में ये चला गया। अभी आपने एक बात कही थी कि कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन था, पूरी परिषद
होने के बाद भी सीएमओ ने झंडा वंदन किया, एक सरकारी कर्मचारी जो आपने बताया है, तो क्या ऐसे कोई पार्षद या कोई विपक्षी ने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई इस मामले में? ये बड़ी गंभीर विषय है और मैं इस पर कहना चाहूंगा कि जो भी जिम्मेदार हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये जनप्रतिनिधि संस्था है, यहाँ पर जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व होता है कि वो झंडा वंदन करें, लेकिन हम सबने देखा है कि किस तरीके से सभी जनप्रतिनिधियों को साइड कर एक शासकीय कर्मचारी द्वारा ध्वजारोहण कराया गया है, जो पार्षदों या किसी परिषद का अपमान नहीं है, पूरे शहर का अपमान है, आम जनता का अपमान है। ये बिल्कुल सरासर गलत हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये बड़े शर्म की बात है कि अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा ये हम देख सकते हैं कि किस तरह की जलन भावना है जो बाकी के उनके परिषद के लोग हैं उनके खिलाफ में, कि उनको उपाध्यक्ष जी को ये ध्वजारोहण करना चाहिए था, लेकिन उनसे ना कराते हुए एक शासकीय कर्मचारी से ये ध्वजारोहण कराया गया है। क्या मानते हैं ये अध्यक्ष पति के द्वारा? ये नगर पालिका परिषद जो है ये अप्रत्याशित रूप से चुनी गई नगर पालिका है। इसमें जो भी 23 लोग हैं, 23 वार्ड है, इनमें पूरे ही जनता ने चुने हैं। उन पार्षदों में से वोट देके एक नगर पालिका अध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष का पद संविधान के तहत वो इसलिए ही होता है कि जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उसके समस्त कार्य उपाध्यक्ष द्वारा किए जाए। तो अध्यक्ष को जब झंडा फहराने का अधिकार है तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को संवैधानिक तौर पर वो झंडा फहराने का अधिकार था। लेकिन उन सबको साइडलाइन करते हुए, जनता के मतों को साइडलाइन करते हुए सीएमओ ने जो ये इस तरह का झंडा फहराने का कार्य किया है, ये जनता के मत, श्योपुर नगर के समस्त जनता के वोटों का एक तरह से अवहेलना की है। और दूसरी बात, आप सीएमओ साहब के जिस तरह के निंदनीय व्यवहार को आप लोग पूर्व में भी देख चुके हैं, वो कभी किसी कर्मचारी को फोन पे गाली दे देते हैं, कभी एक व्यापारी की दुकान पे जाके झगड़ा कर लेते हैं, बाद में उनसे माफी मांग लेते हैं। उनका स्वभाव पूर्ण रूप से एक तानाशाही रूप से सीएमओ साहब इस नगर पालिका को चला रहे हैं। और उनपे कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, उनसे सब कर्मचारी डरे हुए हैं। उनकी तनख्वाह समय पे नहीं डाली जा रही है। कर्मचारी जो सिर्फ नगर पालिका की तनख्वाह से अपने घर का पेट भरता है और उसका घर रोजगार, उसके बच्चे, दिवाली के समय पे आप देख लीजिए, दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर लोगों की तनख्वाह नहीं डाली गई। इस तरह का नगर पालिका का प्रशासन चला रहा है। ये बहुत ज्यादा दामों पे खरीद के चीजों को अवैध तरीके से निर्माण करके, बहुत घोटाला करके इन सब कामों में अपने पैसे को दुरुपयोग कर रहे हैं और पैसे का सब खा रहे हैं। लेकिन जो जनता, जो कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं, उनको ये तनख्वाह ना देके उनके घर बार को, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, इस सब पे अधिकारी भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ऐसा कोई बड़ा मुद्दा जिसमें आपने कहा कि इतना भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, वो, क्या ऐसा कोई मुद्दा आपके पास है जिसके कोई सबूत जो आप बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मुद्दा है। आप ये देखिए, हम आउटसोर्स कर्मचारियों की बात कर लेते हैं। हम मात्र एक सिंगल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो इन 40 महीनों में 6,32,400 रुपए ले चुका है। लेकिन मेरी बात आप सुनिए, लेकिन इस तरीके से कई और ऐसे नाम हैं जो इसके अंदर कार्य कर रहे हैं, सिर्फ दस्तावेजों में कार्य कर रहे हैं। इन सब का जिस आप टोटल करेंगे तो करोड़ों का घोटाला है। ये करोड़ों का घोटाला है जो किया जा रहा है। आप टिपर चालक की बात करते हैं, हम टिपर चालक में कई ऐसे नाम हैं जो सिर्फ दस्तावेजों में है, जो 14,310 रुपए प्रति माह के दर पर है। लेकिन अगर उनका भी हम 40 महीने का टोटल करते हैं तो 5,72,400 रुपए होता है। इन दोनों व्यक्तियों की अगर हम तनख्वाह को जोड़ते हैं तो 12,04,800 रुपए का गमन होता है। ये सिर्फ मात्र 2 व्यक्तियों का है। ऐसे कई कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों का घोटाला है। और इनको तनख्वाह समय पे मिलती है, लेकिन जो मूल कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। वो रोड पर धरना देने को, दिवाली जैसे त्योहार पे भीख मांगने को विवश हो जाते हैं, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं डाली जाती। अभी आपने संविदा कर्मियों की बात की है, उसमें अभी तक आपने एक ही नाम उजागर किया। ऐसे और कितने नाम हैं जो सबकी संख्या या नाम जो है उसको प्रदर्शित? ऐसे कई नाम हमारे पास में हैं जिनको हम, अगर ये इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं संबंधित अधिकारी, तो इनको हम पूरे सबूतों के साथ में न्यायालय में रखेंगे और न्यायालय से इनको वसूली की कार्रवाई करवाई। कितने नाम है ऐसे? लगभग ऐसे हमारे पास में 10 से 15 नाम हैं जो लोग काम कर रहे हैं, जो अभी हमारी नॉलेज में है। लेकिन हमारे कुछ डॉक्यूमेंट और भी हमें पास हैं, उनमें भी कई सारे ऐसे लोग हैं अलग अलग व्यवस्थाओं में। कोई टिपर चालक है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई पंप चालक है, जो सिर्फ कार्यरत है और उनका
ग्राउंड स्तर पर किसी भी तरह की कोई संचालन नहीं, तनख्वाह ले रहे हैं बस। सिर्फ तनख्वाह वो ले। जहाँ तक अभी आपने ध्वज की बात की थी और उपाध्यक्ष की जो बात की थी, वहीं पर नगर पालिका के ठीक सामने गोलंबर पर एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है जी, जिस पर बिल्कुल भी रोशनी की व्यवस्थाएं नहीं है। और राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2022 ये कहती है कि वहां पर रोशनी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, वरना ये जो है सीधा तौर पर अवहेलना होती है राष्ट्रीय ध्वज संहिता की। उस पर भी जो सीएमओ है, नगर पालिका सीएमओ है, क्या इनको जिम्मेदार मानते हैं आप, जो बिल्कुल। सीधे सीधे जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। इससे बड़ा कोई अपमान हो नहीं सकता। जो देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं कर सकते, वे किसी का सम्मान नहीं कर सकते। और ये साफ तौर पर 2022 के अमेंडमेंट में लिखा गया है कि तिरंगा आप किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, सरकारी प्रॉपर्टी पे 24 घंटे फहरा सकते हैं, लेकिन वहां पर पर्याप्त विजिबल रोशनी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। एक नवीन जिंदल वाला एक माननीय उच्चतम न्यायालय का केस भी इस मामले में बताता है। उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रॉपर गाइडलाइन दी है कि आप एक उचित हाइट पे 30-40 फुट की हाइट का कोई तिरंगा आप फहरा सकते हैं, रात भर भी उसको फहराया जा सकता है, लेकिन उस पर शर्त ये है कि उस पर प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर प्रकाश की व्यवस्था होना चाहिए। अगर उस पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है तो वो एक दंडात्मक, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल। ध्वजारोहण पार्षदों के द्वारा या चयनित पार्षदों में से जो उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए उनके द्वारा नहीं कराया गया, इसके संबंध में उपाध्यक्ष या किसी पार्षद आपत्ति करती है तो आपकी बात? ये जनप्रतिनिधियों का मुद्दा है। हमें जितनी जानकारी है आपत्ति के बारे में, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। किसी पार्षद हो तो पार्षद ये कह दें कि हमसे तो इन्होंने कह दिया था, आप ही बता लो। नहीं, कहने की बात नहीं, हम उपाध्यक्ष के पद की बात कर रहे हैं। जो संवैधानिक तौर पे उपाध्यक्ष का पद है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य उपाध्यक्ष द्वारा किए जाने चाहिए। यदि मान लो उपाध्यक्ष नहीं तो ऐसा लिखित में हमको कोई नगरपालिका कर्मचारी बता दे। चर्चा की है या नहीं, हमारी इस बारे में उन जनप्रतिनिधियों से कोई चर्चा नहीं हुई। आपने इसमें एक दूसरा पॉइंट दिया है कि 8 अक्टूबर 2025 को माननीय न्यायालय ने जो है नगर पालिका अध्यक्ष का जो पद है उसे उससे वंचित कर दिया है, लेकिन वो तो पद से वंचित है, वो कहीं पर दिख भी नहीं रहे हैं। फिर इस पॉइंट को लिखने का यहाँ पर मतलब क्या है? देखिए, वो पद से वंचित तो उनको कर दिया है, लेकिन वो आज भी जो पद को मिलने वाली जो समस्त सुविधाएं हैं, जैसे एक बंगला है जो उन्होंने मेला ग्राउंड के पास ले रखा है, जबकि माननीय कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्री ने विधानसभा में ये बताया है कि नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर पालिका अध्यक्ष को कोई बंगला या कोई आवास का प्रोविजन नहीं है। फिर भी नगर पालिका अध्यक्ष को कोई आवास का प्रोविजन नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने वो बंगला बना लिया, बंगले में वो निवास कर रहे हैं। समस्त शहर की जनता जानती है। शासकीय गाड़ी नगर पालिका अध्यक्ष को मिलती है, उसका भी वो सुविधा का लाभ ले रहे हैं। तो इन सब से ये बात समझ में आती है। तो इसका मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद उन लोगों को जो अध्यक्ष हैं उन्हें बंगले में रहने का और वो गाड़ी इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। माननीय अध्यक्ष के समस्त अधिकार, जो एक अधिकार और जो सुविधाएं उनको मिलती है, वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई है अग्रिम आदेश तक। उनको वो सुविधाएं का यूज नहीं करना था, या फिर उनके जो बड़े अधिकारी है जो उनके ऊपर बैठे हैं उनको उन पर कार्रवाई करना चाहिए थी। इससे पहले पार्षदों ने भी शायद इस मुद्दे को उठाया था, उस वक्त उठाया था। सीएमओ ने कहा था कि हम नोटिस देंगे और एक समय सीमा के अंदर खाली करवा लेंगे, लेकिन अभी तक वो खाली नहीं हुआ। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही ना उनके खिलाफ, तो ये किस श्रेणी में आता है? जी, सीएमओ उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय जो इनके ऊपर के अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो इस बात का उल्लंघन कर रहे हैं। जी, उसके आदेश की पालना में इन्होंने न्यायपालिका को भी हमने रखा जी, और वो अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष प्रतिनिधि का भी होने का प्रावधान नहीं है नगर पालिका में।
और उसके बावजूद भी नगर पालिका अध्यक्ष को लोगों के लिए आदेश का पालन कर रहे हैं और सारी जो शिकायतें हैं आपसे उसके पीछे वही कुछ प्रभाव है। वर्तमान में जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय हैं उनका सब आप लोग सब रवैया जानते हैं। उनसे कोई आवाज उठाने की कोशिश करता, शासकीय कार्य में बाधा डालने की FIR करा देते हैं गलत तथ्यों के आधार पे। तो ये इस तरह के अधिकारियों पे शहर की जनता को भी इकट्ठा होकर कार्रवाई की मांग करना चाहिए और उच्च अधिकारियों को भी इन पे उचित लगाम लगा के इन पे कार्रवाई करना चाहिए। नवीन नगर पालिका जो बन रही है उसके सामने 50 फुट रोड बनाए लोगों ने, पार्षदों ने इसका बहुत विरोध करा, उसके बाद भी वो बनी। तो ये किसी को निजी फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है या फिर नगर पालिका एक तरफ है रोड एक तरफ है? बिल्कुल, ये व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने के लिए ही रोड का निर्माण किया जा रहा है। आप सबने देखा है कि ये रोड कितना विवादित हुआ है, कई लोगों ने इस पे आपत्ति दर्ज कराई है, दोनों बोल दो, लेकिन फिर भी ये रोड बराबर इसका काम चल रहा है और इसको बनाया जा रहा है। आप देखिए, जो कॉलोनी काटी गई है उस कॉलोनी को भी अवैध करार माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिया गया है। जो रोड बनाया जा रहा है पूरे शहर के अंदर 50 फीट का रोड कहीं पर भी नहीं है। इवन हमारा जो NH 552 बना है वो भी उससे छोटा है, लेकिन शहर के बीचों बीच में 50 फीट का रोड बना दिया गया है। जिस योजना के अंतर्गत ये रोड बनाया जा रहा है, कायाकल्प योजना, कायाकल्प योजना का मीन सीधा सीधा होता है पुरानी चीजों को पुनर्वृत्ति करना, लेकिन यहाँ पर नवीन सड़क बनाई जा रही है। यदि अति आवश्यक हो तो नवीन सड़क बनाई जा सकती है, लेकिन वो भी मात्र 20 फीट से ज्यादा की नहीं बना जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए मैक्सिमम राशि पास कर किसी भी कार्य को करने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर 2.5 करोड़ लगभग की लागत से सड़क बनाई जा रही है। 50 लाख अलग से उसके लिए पारित किया गया। ये सभी चीजें ये सीधा सीधा इशारा करती है कि नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि और कॉलोनाइजर के बीच पूरी साठगांठ है, जिसके कारण ये रोड बनाई जा रही है। क्योंकि उस रोड को दिखाकर करोड़ों रुपए के उस कॉलोनी में प्लॉट बेचे जा रहे हैं और जिस रोड बन रहा है उस पर RTO ऑफिस की भी लिखित आपत्ति माननीय कलेक्टर को द्वारा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये रोड बनाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों से, श्योपुर शहर की जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको जो सड़क दिखाकर ये प्लॉट बेचे जा रहे हैं, करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, वो आपको साथ बिल्कुल धोखाधड़ी की जा रही है। आप ये बिल्कुल मत मानिए कि ये सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। इस सड़क पर कभी भी माननीय न्यायालय का आदेश आ सकता है और इसको रोका जा सकता है। इस प्रावधान में पूरा ये भी है कि जिस भी सरकारी संस्था को या किसी भी संस्था को भूमि आवंटित की जाती है, सबसे पहले उसकी बाउंड्री वॉल कराई जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बाउंड्री वॉल नहीं कराई गई है। इस खसरे की ना कोई तरमीम हुई है, ना बटांकन हुआ है, ना सीमांकन हुआ है, कवर किसी भी तरीके से नहीं किया गया है। इवन आप सैटेलाइट पर देखेंगे तो ये पूरा खसरा ही गलत है जहां पर ये निर्माण चल रहा है। तो जैसा आपने बताया कि ये रोड, पहला तो आपने इसमें लिखा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, दूसरी बात ये आती है कि आपका कहना है कि कायाकल्प का रोड जो वहां पर बना है वो गलत है। 2 चीजें यहाँ पर आ गई है। तीसरी चीज अभी आपने बताई कि वहां जो लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, यानी कॉलोनी है, और कॉलोनी को फायदा पहुंचाने के लिए, यानी 3 मुद्दों पर ये जो रोड है इसको बनाया गया है। तो साफ तौर पर किसी कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाने के लिए इस रोड का निर्माण करवाया गया और उस पर अभी कुछ दिनों पहले कार्रवाई भी हुई। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जिस तरह से आप बता रहे हैं ये लग रहा है। इस पर थोड़ा विस्तार से और बताइए ताकि शहर के लोगों को ये पता चल सके कि किस तरह से सरकारी किसी योजना का भ्रष्टाचार करके और किस तरह से जो है किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया गया, जिससे आने वाले समय में क्या नुकसान हो सकते हैं अगर वहां बाउंड्री बनती है तो। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए ही ये रोड का निर्माण किया गया है। क्योंकि जब ये कॉलोनी प्रस्तावित हुई थी, ये जगह पे निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ था, उससे पहले कॉलोनी के नक्शे में उस रोड को प्रस्तावित कर दिया गया था ताकि इस रोड को दिखाकर करोड़ों के प्लॉट बेचे जा सके। लाखों के प्लॉटों की कीमत आज करोड़ हो गई है। हमारी जानकारी के अनुसार एक प्लॉट की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बेची जा रही है। उसमें कई लोगों को कॉलोनाइजर ने नोटिस जारी किए गए हैं कि आप पैसा जमा कराइए, क्योंकि कॉलोनी विवादित हो चुकी है, अवैध घोषित करी जा चुकी है। इस कारण से कहीं ना कहीं लोग भी अब इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ लूट मचाई जा रही है। छठा आपका पॉइंट है, अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक तरफा चयनात्मक कार्रवाई की जा रही है, यानी चेहरा देख करके कार्रवाई की जा रही है।
क्या कोई उदाहरण आपके पास ऐसा है जहां पर ऐसा किया गया हो कि कार्रवाई जो की गई है वो चेहरा देख करके की गई है? कैसे आप आरोप लगा रहे हैं नगर पालिका पर? बिल्कुल, हमारे पास ऐसा बिल्कुल सबूत है कि चेहरा देखकर ये कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए मैं आपको बताता हूं, हाल ही में एसएफ लाइन के सामने 26 गुमटियों को हटाया गया था, जो सभी नगर पालिका को किराया देते थे। इवन कुछ दुकानदारों के वहां पे एडवांस किराया तक जमा थे। लेकिन जैसे ही माननीय न्यायालय का आदेश आया, तुरंत कार्रवाई की गई और जेसीबी से सारा अतिक्रमण हटाया गया। बड़ी अच्छी बात है, अतिक्रमण की मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन हमारा कहना यह है, हमारा निवेदन यह है कि कार्रवाई हो, सबके साथ में हो, ना किसी को गरीब देखा जाए, ना किसी को अमीर देखा जाए। इसी के एवज में अभी हम एक और माननीय न्यायालय, जिला न्यायालय श्योपुर से आदेश पारित हुआ है। अनंत जैन के नाम से वो फाइल थी, मध्य प्रदेश शासन बनाम अनंत जैन। उस पर भी नगर पालिका ने अतिक्रमण के लिए नोटिस जारी किया है कि 3 दिवस के भीतर आप नोटिस के प्राप्ति के अतिक्रमण को हटाइए। लेकिन आज दिनांक तक वहां से किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। यही चीज साबित करती है कि कैसे गरीब लोगों का अतिक्रमण एक समय में तुरंत हटा दिया जाता है, वहीं दूसरे पक्ष जो रसूखदार हैं उनका अतिक्रमण आज दिनांक तक भी नहीं हटाया। जय स्तंभ पर जो है नगर पालिका की बहुत सी दुकानें हैं, जो दुकानें 8 फीट तक पक्का निर्माण उन्होंने आगे करवा लिया है। वो अतिक्रमण भी नगर पालिका को नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, आप मुख्य बाजार में देखिए अतिक्रमण को, चाहे आप नगर पालिका के मैं तो उस जगह की बात कर रहा हूँ जिस जगह की अभी आपने बात उठाई है जी, कि जहां अतिक्रमण मुक्त कराया गया, उन बॉडी जो कैबिन लगा करके बैठे थे लोग, उसी के ठीक सामने वाली जो लेन है, उस लेन के अंदर जो दुकान की जो उनकी साइज है 8 फीट की, उसके बाहर भी 8 फीट तक का पक्का निर्माण करा करके वहां पर लोग दुकान खोल के बैठे हैं। तो नगर पालिका जो है कहीं ना कहीं वहां पक्षपात कर रही है साहब। बिल्कुल पक्षपात कर रही है। जहां गरीब लोग थे, जिनकी गुमटियां थी, उनको एक बार में हटा दिया गया। लेकिन जो पक्की दुकान निर्माण करके गए, जिन्होंने अपने थड़े आगे निकाल रखे हैं, रोड को घेर रखा है, उनका शकल देख के, उनके चेहरे देख के कि ये रसूखदार लोग हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल पक्षपात की कार्रवाई है। आपने जो बताया अनंत जैन है, उन्होंने काफी जमीन दबा रखी है बस स्टैंड के पास में, तो पीछे बाउंड्री वो केस हार भी गए, फिर भी रसूखदार के आगे नगर पालिका नमस्ते में मतलब बिल्कुल हटाने नहीं जा पा रही है। कहते हैं कि जाते हैं तो दादागिरी करते हैं और उन्होंने गेट लगा रखा, घुसने नहीं देते। देखिए, ये दादागिरी करने वाला या गेट लगाने वाला आरोप बिल्कुल मैं निराधार मानता हूं। ये कहीं ना कहीं अध्यक्ष प्रतिनिधि की संलिप्त चीजें हैं। वहां से एक मोटा कमीशन शायद उनको मिल रहा है, इस कारण से ये कार्रवाई नहीं हो रही है। और गरीबों से उनको कोई कमीशन नहीं मिलता, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि जब गरीबों की गुमटी या एसएफ लाइन के सामने वाली हम बात करें, तो वहां पर पूरा अमला आ जाता है, पूरा प्रशासन आ जाता है और कार्रवाई होती है। लेकिन एक सिंगल व्यक्ति के लिए कोई प्रशासन नहीं आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये पक्षपात की ही कार्रवाई है। आपने तो खरीदी वाली बात की, का ऐसा होता है परिषद की अनुमति से कार्य किया जाता है। ये खरीदी कार्य में परिषद की स्वीकृति के लिए विरोध विपक्ष का ही रहा या सबकी सहमति रही? नहीं, देखिए, नगर पालिका में 2 तरीके से खरीदी की जाती है। एक 1 लाख रुपए तक की जो चीजें होती है, उसको डायरेक्ट वो खरीद कर सकते हैं, उसके अंदर किसी भी परिषद में पास करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो डस्टबिन वाली हम बात करते हैं, ये वही चीज है। ये इतनी बड़ी रकम की चीज, लाख रुपए से ज्यादा की चीज नहीं है कि इसके लिए परिषद बुला के इस मुद्दे को पारित किया जाए। कम करके इसको कर लिया जाता है। एक बड़ा मुद्दा और है जो आपने रिपोर्ट में नहीं लिया है, जी, चर्चा आए दिन बाजार में होती रहती है, वो है आवास योजना। जी, सुनने में आता है कई जगह बाजार में चर्चा होती है कि फर्जी आवास योजनाएं दी जा रही है जी, और कई जगह अपात्र लोगों को पात्र कर करके 2-2 मंजिल का आवास दे दिए। इस विषय में आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर आवास में एक बड़ा भ्रष्टाचार नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है। कई सरकारी जगहों पे इन्होंने आवास दे दी है, कई 2-2 मंजिल मकानों पे इन्होंने आवास दे दी है। और कुछ दस्तावेज मेरे पास है जिसमें नगर पालिका जिसको आवास दी गई है, उससे एक आदेश पत्र, सूचना पत्र जारी कर ये कहती है कि आप संबंधित जमीन की दस्तावेज प्रस्तुत करें जो जिस पर आप आवास ले रहे हैं। और उसी को अगला पत्र वो जारी करती है जिसके अंदर वो कहती है कि आप अपना कार्य पूर्ण कर लें, आपको अगली किस्त डाली जाएगी। इससे ये साबित होता है कि पहले उसको किस्त दे दी गई है, इसलिए उसकी अगली किस्त दी जा रही है। और उसी से फिर अगला पत्र जारी करते हैं और कहते हैं कि आपको जो राशि जारी की गई है, आप उसको वापस जमा कराइए। ये भ्रष्टाचार ही तो है।
जब जमीन ही नहीं है तो आपके समस्त कर्मचारियों ने उसको प्रोसीडिंग करके उसको अप्रूव कैसे कर दिया और उसके खाते में पैसा भी डाल दिया, अब आप उससे पैसे की वसूली करना चाह रहे हैं। ये सीधा सीधा निश्चित तौर पर ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, शहर में से कई सारी ऐसी जगह है, कई सारे ऐसे आवास है जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार अभी जो भाई साहब ने बहुत अच्छी आवास की बात उठाई है, 745/4 एक जमीन है जो सरकारी जमीन है, उस पर पहली बात तो ये कि नोटरी से प्लॉट बेचे जा रहे हैं, वहां तक तो ठीक, वो तो खैर एक जांच का विषय है, लेकिन उस पर आवास नगर पालिका दे रही है। और यहाँ जो आप बता रहे हैं जिन कागजों के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं वहां पर जहां नगर पालिका क्षेत्र के अंदर लोग आ रहे हैं आवास के लिए, उनसे जमीन के कागज मांगे जा रहे हैं और सरकारी जमीन पर आवास दी जा रही है। बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं कि सरकारी जमीन पर आवास दे देना और निजी जमीन के कागज मांगना, ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार की दे। भ्रष्टाचार आप इस तरीके से आज किया जा रहा है नगर पालिका द्वारा, जिसकी सारी सीमाएं लांघ दी गई है। और कहीं ना कहीं मैं आप सबसे एक बार बार बात कह रहा हूं कि अध्यक्ष प्रतिनिधि, मैं इस नाम को इसलिए कह रहा हूं कि अध्यक्ष मात्र एक डमी के तौर पे काम कर रही है, उनको सिर्फ जो बोला जाता है वो करती है, इसके अलावा अध्यक्ष का कोई रोल नहीं है। आप जहां भी देखिए, इवन शहर की सीमा का विस्तार करने की जब भी बात थी, कलेक्टर परिसर में अध्यक्ष महोदय वहां मौजूद थी, लेकिन उसको प्रस्तावित अध्यक्ष पति कर रहे थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पूरी नगर पालिका को अध्यक्ष पति चला रहे हैं और उनके द्वारा ही ये संपूर्ण भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपने एक तीसरा पॉइंट लिखा है, नगर पालिका में पदस्थ मूल शासकीय कर्मचारियों को दरकिनार करके आउटसोर्स कर्मचारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। तो क्या ऐसे कुछ नाम आपके पास हैं कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है और जो शासकीय कर्मचारी उनको दरकिनार किया गया है? नीचे बिल्कुल ऐसे हमारे पास दस्तावेज हैं जो मूल कर्मचारियों को साइडलाइन कर आउटसोर्स कर्मचारियों को जिम्मेदार पद दिए गए। हम बात करते हैं इस नगर परिषद के सबसे वरिष्ठ बाबू की, श्रीमान ओम आर्य जी, हेड बाबू जी है नगर पालिका के अंदर, जो एक महत्वपूर्ण स्थान पर पदस्थ थे, लेकिन उनको दरकिनार कर आउटसोर्स कर्मचारी को वहां पर बिठाया गया है ताकि पूरी साठगांठ करके इस भ्रष्टाचार को और बढ़ाया जा सके, अपने बिल पास कराए जा सके और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा सके। आउटसोर्स कर्मचारी कौन है? वो आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनको कई नेताओं के स्वागत में देखा गया है, कौशल गुप्ता जी। अच्छा। लेकिन आज वो जिम्मेदार पद पर बिठा दिया गया है क्योंकि वो अध्यक्ष के करीबी माने जाते हैं। तो क्या वो इकलौते ही ऐसे कर्मचारी हैं आउटसोर्स, या उसके अलावा और भी कर्मचारी हैं? और भी कई ऐसे कर्मचारी हैं, कुछ बाहर के लोग हैं यहाँ पर जिनको यहाँ पदस्थ कर दिया गया है, जबकि यहाँ क्या लोग शिक्षित नहीं है, क्या यहाँ लोग कैपेबल नहीं है जिनको यहाँ पर कार्य के लिए रखा जा सके? अच्छा, कुछ बाहर के लोग भी यहाँ पर? जी। एक सेकंड। जिन कर्मचारियों की अपन बात कर रहे हैं, ये मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं। एक आदेश में उनको कहा जाता है कि आप तत्काल प्रभाव से दायित्व संभालिए और उसी के 10 दिन बाद एक और लेटर जारी कर दिया जाता है कि आपको जो पूर्व में आदेश दिया गया था वो तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। ऐसा क्यों? ये भ्रष्टाचार ही है, क्योंकि हो सकता है जो मूल कर्मचारी हैं वो इनकी बात नहीं मान रहे हों, इनके कहे अनुसार चल नहीं रहे हैं, इस कारण से उनको साइडलाइन किया गया है ताकि बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार। तो साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करने के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों को लगाया गया है और वहां पर उनको जिम्मेदारियां दी गई है। बिल्कुल, आप देखिए नजदीकियां आपके सामने है। आपने जिस आउटसोर्स कर्मचारी की मैं बात कर रहा हूं, ये नजदीकियां आप देख सकते हैं कि ये हंसी क्या कहलाती है। ये नजदीकियां बढ़ाती है, ये नजदीकियां ही कहलाती है। इन व्यक्ति की मैं बात करूं तो जिनको आप साइड में देख रहे हैं, जिन जिन तारीखों में यहाँ प्रेजेंट लगी हुई है, पूरे 23 के 30 दिन ये प्रेजेंट है, लेकिन ये आप इनको अपने बैनर तले नेताओं का स्वागत करते देख सकते हैं, भोपाल में मिलते हुए देख सकते हैं। एक 12,000 का कर्मचारी या 15,000 का कर्मचारी, आप कितना उसको ये मानते हैं कि वो कितना पैसा अपने ऊपर खर्च कर सकता है या अपनी रोजी रोटी चला रहा है, तो क्या वो ताज लेक भोपाल के अंदर जाके चाय पी सकता है? आप देखिए किस कदर ये जो जनता का पैसा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जो मूल कर्मचारी है जिनकी तनख्वाह इनसे लग नहीं रही है, लेकिन इनकी नियमित तौर पे तनख्वाह डाल के इनकी अय्याशियों के लिए इनको पैसा दिया जा रहा है।
ये एक बड़े पैमाने पर नगरपालिका का भ्रष्टाचार है जो आज हम आप साथ। तो ये नगरपालिका में काम करने नहीं आते हैं? बिल्कुल, ये कभी नगरपालिका में काम करने नहीं आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नेताओं की जी उजीर करने से यहाँ पे काम कर रहे हैं, सिर्फ दस्तावेज में कार्य रहता है। आपने एक बात और कही थी, जो शहर में वाहन चलते कचरा उठाने के लिए, तो उन वाहनों की हर महीने रिपेयरिंग की जाती है मोटा पेमेंट लेकर, तो उस संबंध में आपके पास क्या सबूत है? जी बिल्कुल, हमारे पास उसके संबंधित कई सारे सबूत हैं जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वो सबूत हैं जो टिपर चालक हैं। टिपर चालक मतलब टिपरों की जो रिपेयरिंग कराई जा रही है। आप देखिए, नियमित तौर पर एक ही मंथ में अलग अलग वाहनों के नाम से रिपेयरिंग की जाती है। अब आप देखिए, इसमें रिपेयरिंग के बिल 80,000 रुपए तक के हैं। ऐसी कौन सी खराबी टिपर में हो जाती है कि वो 80,000 रुपए का बिल से सही होता है? इसमें दूसरी बात करें हम, 69,454 रुपए के भी बिल है। इसके अंदर हम बात करें 62,020 के भी बिल है, 42,244 के बिल है, 59,128 के बिल है, 21,700 के बिल है, 71,290 रुपए के बिल है। आप इन बिलों की राशि देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसी तौर में, इसी साथ में हमें बात करते हैं जेसीबी और फायर ब्रिगेड की। जेसीबी रिपेयर आप देखिए, न्यू फायर ब्रिगेड, साफ तौर पर नगर पालिका के लेटर पे लिखा गया, न्यू फायर ब्रिगेड की मरम्मत इनने कराई है 28/8/2023 को, जबकि नगर परिषद 10 अगस्त 2022 में बैठी हुई थी। उसके कुछ ही दिनों बाद में ये 98,378 रुपए की नई फायर ब्रिगेड की रिपेयरिंग करा देते हैं। हम बात करें ट्रैक्टरों की, हर महीने लगातार नगर पालिका के ट्रैक्टर खराब होते आ रहे हैं। क्या ऐसा संभव है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। आप उनके भी बिल देखेंगे तो 97,530 रुपए तक के ट्रैक्टर में रिपेयरिंग कराई गई। आप देखिए 48,000, 75,000, ये क्या है? ये बड़ा भ्रष्टाचार है नगर पालिका का, जो रिपेयरिंग के नाम पे लाखों रुपए का गमन किया जा रहा है। इससे पहले भी ये मामला उठाया गया था पार्षदों के द्वारा, जब उन्हें बताया गया था कि किसी शिवम मशीनरी के नाम से कोई शॉप है जहां पर इन टिपरों का रिपेयरिंग करवाई गई है, जो शोपुर के अंदर है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल मैं आपकी सहमत हूँ आपकी इस बात से कि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नगरपालिका के जो अध्यक्ष हैं उनका कोई रिश्ता भी इसके अंदर बताया गया था। बिल्कुल इनका रिश्ता है, वो इनके रिश्ते में फुफाजी लगते हैं, जिनकी ये फर्म है, उसी फर्म से सारी रिपेयरिंग की जाती है। इनकी पर्सनल गाड़ियों के बिल भी वहीं लगते हैं, गाड़ियों में डीजल के भी बिल इनके द्वारा लगाए जाते हैं, और कुछ अपने आओ भगत नेताओं की करने के लिए भी ये लोग डीजल का उपयोग नगर पालिका का जो पैसा है उसमें उपयोग करते हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरह से अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पालिका में भ्रष्टाचार को इस लेवल पर ले जा चुके हैं कि सारी सीमाएं लांघने के बाद हर व्यक्ति आज शहर का ये कहता है कि इससे घटिया परिषद हमने कभी नहीं देखी। जो वर्कशॉप शहर में नहीं है उस वर्कशॉप से ये काम करवा रहे हैं। ऐसी फर्म की कोई वर्कशॉप इस शहर में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, और उसके बिल लगा लगा के लोग पेमेंट भुगतान पास करा लेते हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। चलिए, तो आपकी क्या मांगे? क्या है? नागरिक नगर पालिका अधिनियम जो है, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, उसमें ऐसा प्रोविजन है कि अध्यक्ष के निर्वाचित होने का नोटिफिकेशन किया जाना जरूरी है। और ये एक प्रावधान और है कि नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिवस के भीतर, नोटिफिकेशन जो जिस दिन भी मध्य प्रदेश के राजपत्र में जारी हो जाएगा उसके 30 दिवस के भीतर आपको चुनाव याचिका लगाने का प्रोविजन है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश के राजपत्र में पब्लिश नहीं हुआ। नगरपालिका अध्यक्ष इस अभाव में उनको अभी माननीय उच्च न्यायालय में उनके सभी अधिकार रोक दिए, उनको अभी हटा दिया गया है। अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो या तो अगर इसको अवैध मानती है तो इनके कार्यकाल में किए गए सभी कार्यों की हम जांच करवाएंगे, इन पे कार्रवाई की जाएगी, और जो भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा उसकी पालना की जाएगी। नमस्कार।